हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट साइंस के टॉप 50 सवाल के बारे में जानेंगे जो कि आपके अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उन एग्ज़ाम में जो साइंस के सवाल पूछे हुए हैं 14, 15 और 16 तारीख को 3 शिफ्टों से सवाल हमने इसमें ये इकट्ठे किए हुए हैं सवाल हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक अंदाज़ा हो जाएगा कि साइंस के जो इस बार वो किस लेवल के सवाल ये पूछे गए हैं। तो अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना है। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए, ऐसे नॉलेज के लिए, ऐसे प्रीवियस पेपर के लिए, मॉक टेस्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट, जितने भी मॉक टेस्ट लेकर आता हूँ वो सब प्रीवियस पेपर से और इम्पोर्टेंट सवालों से ही लेकर आता हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये था जो अभी पूछा हुआ था। ये सवाल था कि पादप कोशिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कोशिका रस। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये था, निम्नलिखित में से कौन सी उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कोशिका शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये था कि गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका सही आंसर है वे पदार्थों को लाती हैं और ले जाती हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, किसी कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोशिका की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अगला सवाल है, तंत्रिका ऊतक में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर है वो निश्चल कणिकाएं जो है वो उत्तरदायी होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी। को किसी भी सवाल को लेकर आपको किसी सवाल से भी कोई भी डाउट हो तो आप उसका कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देना। अगला सवाल है, अमीबा को भोजन प्राप्त करने में कौन सहायता करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो अमीबा को भोजन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अगला सवाल है, बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीवित रहने में कैसे सहायता करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रम विभाजन का पालन करके। अगला सवाल है, जो भी पूछा हुआ सवाल है ये भी, मुकुलन का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही क्रम है कि मुकुल निर्माण, उसके बाद केंद्र विभाजन, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन और उसके बाद पृथक्करण। अगला सवाल है, एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट निष्कासन किस प्रकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सरल विसरण के द्वारा। अगला सवाल है, द्विविखंडन प्रक्रिया में किसकी संभावना सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन होना। अगला सवाल है, कोशिका द्रव्य जिस जलीय पदार्थ से बना होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि साइटोसोल कहते हैं उसको। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। प्याज के छिलके की कोशिकाओं के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सभी प्याज कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है कि रिक्तिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण करती है। ये कथन जो है रिक्तिकाओं के संबंध में बिल्कुल गलत है। अगला सवाल देखेंगे, पादप कोशिका में रिक्तिका कोशिका का आयतन का कितना भाग घेरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 50 से 90% तक वो भाग जो वो घेरती है। अगला सवाल है, एटीपी के अंतिम फॉस्फेट बंध के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30.5। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, कौन सा कोशिकांग स्टार्च, तेल और प्रोटीन का भंडारण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवर्णी लवक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कोशिका द्रव्य, ये जो है कोशिकांग नहीं है। अगला देखेंगे, सरल स्क्वैमस उपकला विसरण में सक्षम क्यों होती है। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी यानी कि पतली और चपटी कोशिकाओं के कारण जो है ये सक्षम होती है। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आंतरिक झिल्ली अत्यधिक वलित होती हैं। अगला देखते हैं सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर है वो है केंद्रिका यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कार्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है लिपिड का निर्माण करना यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल ये था कि किस प्रकार का विलयन कोशिका को संकुचित कर देता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अति पराशरी विलयन। अगला सवाल देखेंगे, बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण प्राप्त पर्याप्त क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तारक काय। चलो देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यह है कि कोशिका द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति और झिल्ली के बीच होता है। ठीक है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है कोशिका के द्रव्य के संबंध में। अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल यह है कि कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पेशी कोशिकाएं चपटी और गोलाकार होती हैं। अगला देखेंगे सवाल, अगला यह है कि द्विगुणित गुणसूत्रों को अंगुणित युग्मकों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जीवन की परिभाषित विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है चलना या दौड़ना यानी कि ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, अगला सवाल यह है कि कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं गोल और स्थिर होती हैं। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रूक्ष अंतःप्रद्रव्यीय जालिका की झिल्ली के पृष्ठ पर उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया विशेष क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया विशेष होते हैं यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये उत्तक नहीं होते। चलो अगला देखेंगे, लवकों को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से क्यों देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ये बड़े होते हैं और इनमें वर्णक होता है। अगला देखते हैं सवाल, यदि किसी कोशिका में क्रियाशील गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं हो तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैकेजिंग और स्त्राव। ये जो है कार्य जो प्रभावित हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, लाइसोसोम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इनमें पाचक एंजाइम होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा लाइसोसोम के बारे में। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये था अगला सवाल कि कोशिका झिल्ली के आर पार गैसों का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा। अगला देखते हैं अगला सवाल, रूक्ष अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम की उपस्थिति यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, गोल्ची उपकरण किस कोशिकांग से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है अंतर्द्रव्य जालिका से संबंधित यानी कि ऑप्शन बी इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजातीय पदार्थों का पाचन करना। ये जो है कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है लिपिड संश्लेषण तथा विषैले पदार्थों का अपघटन करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्जी सम्मिश्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यह है कि हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुकुल उभार के रूप में बनता है और परिपक्व होने पर अलग हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल ये है कि अमीबा में द्विखंडन के दौरान सबसे पहले कौन सा अंगक विभाजित होता है। तो इसका सही आंसर है वो है केंद्रक, जो है वो अंग विभाजित होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तंत्रिकांश जो है वो सबसे लंबा भाग होता है न्यूरॉन का। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कहाँ स्थित होती है। तो इसका सही आंसर है वो है प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अमीबा में विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो इसका सही आंसर है वो है समान अनुवांशिक संतति कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, खुरदुरी और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में मुख्य अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर वो है राइबोसोम के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इसका प्राथमिक कार्य होता है बाहरी पदार्थों और घिसे हुए कोशिकांगों का पाचन करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यह आनुवंशिक सामग्री संग्रहित करती है। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे 50 सवालों का वीडियो जो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, इस वीडियो को आप देखने के बाद एक अंदाज़ा हो जाएगा कि साइंस जो है वो किस लेवल की पूछी जा रही है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा। और ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो लेकर आता हूँ वो सब प्रीवियस पेपर से ही सारे सवाल लेकर आता हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।